अब हम बात करें जिंट की। जो जिंट है इट इज डिनोटेड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, पहले हम इसको समझते हैं ये है क्या। ओके, जो जिंट है वो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर, वैल्यू इज एन इंटीजर। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंटीजर, वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर। अब जैसे मैं बात करता हूँ 2 की बात है ना, 2 तो खुद एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू 2 रहेगी। और अभी मैं डेफिनेशन समझाऊंगा इसका। जैसे 2.3 है ना, ये 2 रहेगा। और जैसे 2.9 है, मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं, उसको 3 लिख देते हैं, बट ये ऐसा नहीं है, इसको भी 2 ही लिखेंगे हम। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यानी कि जिंट की खासियत होती है। ये होता है क्या बेसिकली, बेसिकली जो जिंट है हमारे पास, मैंने ऊपर भी लिख दिया है वर्डिंग में कि इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर बात करूं, फिर हम ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ देखेंगे एक बार अच्छी तरह। पहले आप ये देखिए, अगर इस नंबर लाइन की बात करते हैं, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 3। अगर मैं बात करता हूँ 2.3 की, तो 2.3 कहाँ पे होगा, 2.3 जो है अगर ये 2.5 है यहाँ पे, तो 2.3 यहाँ कहीं पे होगा, सही बात है। तो 2.3 यहाँ पे होगा, तो 2.3 से पहले, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो जिंट की वैल्यू है इट इज एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये होगी एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2.3। अब 2.3 से पहले का इंटीजर क्या होगा, अब 2.3 से पहले का जो इंटीजर है वो होगा 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2। अगर मैं बात करूं 2.999999, बहुत ज्यादा 9 है, तो ये भी तब इसका होगा हमारे पास कि एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2.9999। मेरी बात समझाई, बहुत सारे 9 है ये। तो अब 2.99 भले ही कहीं पे हो पूरे नंबर लाइन पे, सपोज मैं यूं कहता हूँ 2.99 तो यहाँ कहीं पे होगा। अब इससे पहले का जो इंटीजर, बिकॉज लेस देन इक्वल टू चाहिए ना आपको, तो इससे पहले का इंटीजर जो है वो भी कितना है, 2 है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, क्योंकि इससे पहले का इंटीजर चाहिए आपको 2.99 से। तो 2.9 के बाद 3 आता है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द जिंट। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद अब हम कुछ नेगेटिव नंबर लेके चल देते हैं, एक 0 पे लेके चल देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 0.237, ओके, तो अब अगर आप दोबारा नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 1, अब 0.23 यहाँ कहीं पे आ गया, क्लियर है। तो इससे पहले का, इमीडिएट पहले, मतलब इससे पहले का जो इंटीजर है वो 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। बट अगर मैं यही केस अगर यू ऐसे करता -0.237, तो अब ये सोचो यहाँ पे है -1, तो माइनस की जो वैल्यू है ना, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, इसकी जो बात कर रहे हैं वो क्या हो गई, तो वो यहाँ कहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ कहीं पे होगा, सही बात है। तो इससे इमीडिएट पहले इंटीजर कहाँ पे होगा, इससे इमीडिएट पहले इंटीजर ये है, इससे पहले का इंटीजर, तो वो कितना है, -1। बात फॉलो कर गए। तो ये जिंट की प्रॉपर्टी है। अब जिंट का एक खासियत देखो, अब मैं यूं कह रहा हूं, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं दोबारा से ये लाइन बनाऊं, सपोज मैंने ये लाइन बना दी, यहाँ पे है 0, ये है 1 और ये है 2। अगर मैं x की बात करता हूँ 1, x की बात करता हूँ 1.1, x की बात करता हूँ 1.2, या मैं x की बात करता हूँ 1.999, कितने ही नंबर ले लें हम बीच में, तो यानी कि 1 से स्टार्ट कर दो और 2 से पहले देखो, मैंने 2 को ओपन सर्कल में रखा है। ओपन सर्कल का मतलब है कि 2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 तो इंक्लूड है, इसलिए उसको मैंने डार्क कर दिया, इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया। तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस पूरे सिस्टम पे, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी वैल्यू हो,
तो इससे पहले का इंटीजर तो भाई 1 है ना, मेरी बात फॉलो कर गए? तो इसका मतलब ये कि अगर मैं x 1 या 1 से बड़ा ले लूं, बट 2 से अगर मैं छोटा ले लूं, तो x की जो वैल्यू है जिंट वो 1 रहेगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर मैं 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन में 3 ले लेता हूं, तो जो जिंट x की वैल्यू है वो 2 रहेगी। भाई 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2 एंड एनी नंबर इन डेसिमल विद 2, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, बट 3 ना हो, 3 से पहले हो और 2 या 2 से ज्यादा हो, तो जो जिंट है वो कितना आएगा, वो 2 आएगा। उसके बाद आपके पास जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर x आपके पास 10 से बड़ा और 11 से छोटा हो, तो फिर जो जिंट x है वो 10 के इक्वल आता है। बात क्लियर हो गई? तो अब इसका मतलब ये कि कोई भी x, तो हमारे पास अब जो कंसेप्ट बना है वो क्या बना है कि कोई भी x अगर वो किसी नंबर n से बड़ा या छोटा है बट लेस देन n प्लस 1 है, बट अगर लेस देन n प्लस 1 है, तब तब जो जिंट होगा वो n के इक्वल होगा। यहाँ पे जो n है, वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, इंटीजर का मतलब समझते हो आप? ये हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूरा नंबर विदाउट डेसिमल। अब विदाउट डेसिमल कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एवरी नंबर हैज ए डेसिमल, जैसे 2.0, 2.3 एंड सो ऑन। मेरी बात समझाई? तो ये इस तरह के नंबर जो होंगे, क्लियर हो गया? तो n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1, और जो जिंट x है वो इक्वल टू n आएगा। मेरी बात समझाई? वेयर n इज एन इंटीजर। क्लियर हो गया? तो ये एक डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी है। मेरी बात फॉलो करेंगे? क्लियर है? तो इससे एक बात समझाई। अब हम ग्राफ के ऊपर चलते हैं वापस, एक बार ग्राफ को स्टडी करते हैं हम। अब ग्राफ जो है उसको देखो ध्यान से। अब इस ग्राफ में ये जो डॉट है, डार्क ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं आपको, जैसे अगर हम मार्क करते हैं ये, क्लियर हो गया? ये वाले ये डार्क है ना, तो इसका मतलब ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझाई? 1 2 3 4, तो ये भाई आपके पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब इस ग्राफ में भी यही बात बोली गई है कि इफ, अब ये देखो ध्यान से कि जो x है आपका, अगर आपका जो x है वो 0 और 1 के बीच में है, तो x 0 और 1 के बीच में मतलब यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर x 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया 1 तक, जिसमें 0 तो इंक्लूड है विद डार्क डॉट, एंड जो 1 है वो इंक्लूड नहीं है, दैट्स वाई वी पुट अ ब्लैंक सर्कल हेयर। बात समझाई? तो जो y है वो क्या है, 0। y क्या है, 0। देखो x एक्सिस पे हमने डार्क लाइन लगा दी, क्लियर है? बट जब x 1 हो जाएगा, जब x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ग्राफ जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। देखो, क्योंकि जब x 1 होगा तो y भी तो 1 होगा। अब x 1 का मतलब जो जिंट है, अगर मैं इसको लिखता हूँ y, अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखूंगा तो y की वैल्यू भी तो 1 आएगी, तो फिर ये पॉइंट बनेगा। मेरी बात समझाई? तो x 1 है तो y 1 है। अगर x 1.1 है तो भी y 1 है। देखो 1.9 है तो भी 1 है। मेरी बात फॉलो करके, तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 रहेगी। बट जब x की वैल्यू 2 बन जाएगी ना, तो ग्राफ जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ग्राफ शिफ्ट हो गया ऊपर, देखो 2 पे y2 आ गया ना। ऐसे जब x3 हो जाएगा तो वो 3 पे शिफ्ट हो जाएगा, जब x4 हो जाएगा 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो इस तरह के फंक्शन होते हैं उनको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं इसको? स्टेप फंक्शन। देखो सीढ़ी बन गई ना, ये देखो ध्यान से, स्टेयर्स बन गए ना हमारे पास, क्लियर? तो ये हमने मार्क कर दी। अब ये ऐसे ही लाइन गई, क्योंकि हर एक इंटीजर के पेयर के बीच में उसकी फिक्स वैल्यू है, दैट इज द लोअर इंटीजर। अब जैसे हमने बात की थी, जैसे अब नीचे समझाया था यहाँ पे, देखिए ध्यान से,
जैसे 10 और 11 के बीच में जिंट की वैल्यू कितनी आई, 10 आ गई, समझाई मेरी बात। और ये देखो 1 और 2 के बीच में जिंट की वैल्यू 1 थी, है ना, लोअर इंटीजर, और 2 और 3 के बीच में जिंट की वैल्यू 2 थी। तो ये फैक्ट जो है हमारा ग्राफ ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। सो हमें इनके ग्राफ जो है वो याद होने चाहिए, क्योंकि अभी तो हम छोटे छोटे टॉपिक कर रहे हैं, तो कल को जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो इसकी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत सारी टर्म्स होंगी जो ग्राफ के ऊपर हम ग्राफ की हेल्प से बहुत जल्दी हम इवेलुएट कर सकते हैं, बहुत जल्दी हम सीख सकते हैं। और एंड इट विल टेक लो टाइम, कम टाइम पे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, अगर आपको ग्राफिकल नॉलेज है बहुत सारी चीजों की। ओके, अब मैं एक यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, तो जिंट की प्रॉपर्टीज हैं, ये 10-12 प्रॉपर्टी हैं मेरे ख्याल से, तो हम 1 बाय 1 करके लिखते हैं इनको। ये आपको पता होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर हम किसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन जिंट के ऊपर तभी हम प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे इफ वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ जिंट। ठीक है, तो जिंट को अब हम एक बार समझते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ साथ साथ में, मुझे आप यूं बताओ कि मैं प्रॉपर्टी भी लिख रहा हूँ साथ में, मैं लिख देता हूँ इसको प्रॉपर्टीज ऑफ जिंट, हेडिंग दे देते हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ जिंट। ठीक है, अगर हम तो मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, साथ में प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते करते उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। मैं यूं कहता हूं कि इज इट पॉसिबल, कि क्या ऐसा पॉसिबल है, मैं लिख दूं कि जिंट एक्स इज इक्वल टू एक्स, इज इट पॉसिबल, भाई क्या जिंट एक्स एक्स के इक्वल होगा। हम बात करते हैं, देखो क्या 2.3 के इक्वल आता है लॉजिकली अगर हम देखें तो, नो, नो सर। ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरी बात समझाई। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो कब पॉसिबल होगा, व्हेन इट विल बी पॉसिबल। हम अब इसको लिख देते हैं कि इट विल बी पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल इफ x is integer। ओके, तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, व्हेन x इज इंटीजर इटसेल्फ। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एग्जांपल लेके चले हम, तो एग्जांपल में देखो, अगर हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं तो एग्जांपल में जैसे 2 का जिंट 2, 7 का जिंट 7, -8 का जिंट -8, 0 का जिंट 0। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये देखो 2 के लिए 2, 7 के लिए 7, -8 के लिए -8, 0 के लिए 0, ये चीज को जस्टिफाई करता है कि जिंट x इज इक्वल टू x जो है वो पॉसिबल तो है, बट कब पॉसिबल है, व्हेन x इटसेल्फ इज इंटीजर। क्लियर। तो अब हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जो जिंट है आपका वो कब पॉसिबल है भाई, जिंट पॉसिबल है x के इक्वल व्हेन x इज इंटीजर। क्लियर। तो मैं अब यूं लिख रहा हूं कि हेंस जिंट x इज इक्वल टू x इज पॉसिबल इफ x इज एन इंटीजर। मतलब जिंट खुद के इक्वल आ गया, बात ये हो रही है कि खुद के इक्वल आ गया वो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। फिर अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि भाई एक्चुअल रिलेशन, एक्चुअल जो रिलेशन है वो क्या है, वो ये है कि भाई जो जिंट है, जिंट एक्स मैं कहता हूँ इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज, वेयर एन इज इंटीजर, वेयर एन इज इंटीजर। तो ये कब पॉसिबल होगा,
यहाँ पे लिख देते हैं वेयर n इज इंटीजर, n क्या है, इंटीजर। तो अगर मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे प्रॉपर्टीज के लिए, देखिए ध्यान से, इसको ये बना आपके पास जो x है वो n+1 से छोटा होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। तो यानी कि हमने फाइनली ये बना दिया कि भाई अगर जिंट x इज इक्वल टू n है, कब होगा वो, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन n+1। यही तो सीखा अभी हमने। क्या सीखा था आप देखो, सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो ये n है और ये n+1 है, तो जिंट x किसके इक्वल आया, n के इक्वल आया। सिमिलरली जो हमारा 2 और 3 का केस था, देखो यहाँ पे 1 और 2 के केस में भी यहाँ पे ऐसे ही बना। मेरी बात समझाई? तो हम इस तरीके से सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू याद रखनी है। ये कब काम आता है, जब हम इन इक्वालिटी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो इन इक्वालिटी में आ जाता है क्वेश्चन कई बार। ओके, तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक और सिंपल बात अगर हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें हम, क्लियर। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं माइनस जिंट की। भाई माइनस एक्स का जिंट, जिंट ऑफ माइनस एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें नंबर पता होता है एक्स का, है ना, एक्स क्या है, देन वी कैन टॉक अबाउट दैट। जब हमें पता ही नहीं है इसका, तो हम क्या करें, मतलब बेसिकली आई वांट टू ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन माइनस जिंट एक्स एंड जिंट एक्स। तो इसको मैं हेडिंग ही बना देता हूं कि भाई रिलेशन, ठीक है। मैं कह देता हूं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जिंट एक्स माइनस में और ये वाला जिंट एक्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन सेटअप होनी चाहिए आपकी। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, ओके। तो कंक्लूजन जो है रिलेशन का वो क्या है भाई, यहाँ पे हम बनाएंगे इसका, ये माइनस जो जिंट एक्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू -1 माइनस जिंट एक्स। एक ये रिलेशन है। इसी को अगर हम रीराइट लिख करना चाहें, इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई माइनस में जिंट एक्स प्लस में जिंट एक्स इज इक्वल टू -1। और हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं भाई माइनस माइनस एक्स का जिंट, और इसमें आएगा आपके पास सी ही रिलेशन बनाओ, फिर दोनों तरफ माइनस आ जाएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो दिस इज द परफेक्ट वन, ओके, ओनली रिमेंबर दैट टू। हाँ, अगर हम इसकी एग्जांपल अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, हम इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। हम इसका ना एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। अब एक्सप्लेनेशन मैं यूं कहता हूं कि -2.3 का जिंट। अब -2.3 के जिंट की बात करो बच्चों, तो नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं ड्रॉ करता हूं पहले की तरह, वो क्या कहता है, तो ये नंबर लाइन आ गया, ये नंबर 0 आ गया, ठीक है। और ये भाई माइनस में 1 और ये -2 और यहाँ पे -3। तो -2.3 तो आपका यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। ये डॉट जो मैं रेड कलर का लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर जो इंटीजर है -2.3 का, उससे एकदम पहले आएगा, यानी कि जो वैल्यू है वो -3 आ गई, ये आ गया नंबर 1। अब हम दूसरे तरीके से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो तो 2.3 है ना भाई, क्लियर है बात। तो मैं इसको लिखता हूँ -1, फिर माइनस, हम लिख देते हैं जिंट ऑफ x। तो देखें क्या बनता है, ये बनता है -1 माइनस, अब 2.3 का जो जिंट है वो तो 2 बनता है, यानी कि -3। तो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड, ओके। फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट कि -2.3 का जिंट और -1 -2.3 का जो जिंट है वो सेम होगा। क्लियर है मेरी बात, समझाई? तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चले आगे बच्चों।
हैप्पी समझ आ गया? यस सर, आ गया पूरा। वेरी गुड। अब हमारे पास ना प्रॉपर्टीज नंबर है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी नंबर थी? 3 था ना। अब 4th की बात करते हैं हम। आपने ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर दी है, तो अब आप इसको ध्यान से करना, एक बार फिर देखना, आप इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर? तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जा रहे हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस x का जिंट। अभी तो देखो ड्राइव किया आपने, किया ना? क्या बना भाई यहाँ पे वैल्यूज? जो फॉर्मूला बना है आपका वो क्या बना? ये तो अभी वेरीफाई किया ना हमने, ये बना। तो ये वैल्यू क्या बनती है, ठीक है? देखते हैं अभी हम जो अभी हमने किया है, जो प्रॉपर्टी बनाई है प्रॉपर्टी नंबर 3, वो पर्टिकुलर हम लिख लेते हैं कि ये जो हमने रिजल्ट बनाया है, इट इज वैलिड if x is not an integer। अब z लिख लो या i लिख लो। अब ऐसा क्यों है ये देखिए ध्यान से। अब हमने जो प्रॉपर्टी ड्राइव की है ना, उसके ऊपर ही बात करते हैं हम। अभी हमने प्रॉपर्टी जो बनाई, ऊपर येलो कलर में जो हाईलाइट हो रहा है, जिंट x और माइनस जिंट x, इसकी जो वैल्यू या तो -1 आएगी, अब मैं कहता हूँ 0 भी आ सकती है भाई। अब 0 कब आएगी? व्हेन x इज इंटीजर, मतलब x जो है वो क्या होगा? z में होगा। z भी लिख देते हैं आप कई बार, और कई बार इसको i भी लिख देते हैं, i फॉर इंटीजर, ठीक है? और ये तो तब पॉसिबल है जब आपका z इंटीजर ना हो। मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको वो भी नॉट इंटीजर का दिया था। अगर आपको वेरीफाई करने हैं, वी कैन वेरीफाई। अगर मैं x को लिख देता हूँ 3, अगर आप x को 3 लिख दो तो ये बन जाएगा भाई 3 का जिंट प्लस -3 का जिंट इज इक्वल टू 3 प्लस -3 इज इक्वल टू 0। तो जो सेकंड लेवल है वो भी कंप्लीट है, ठीक है ना? 2.3 का एग्जांपल लेके चले थे हम ऊपर, तो हमारा नोट फॉर इंटीजर के लिए भी वैलिड था। जो कंडीशन नंबर 3 है, दैट इज वैलिड फॉर नॉन इंटीजर। इट इज क्लियर? नेक्स्ट, तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, ये जो प्रॉपर्टीज हैं सारी, ये जो अभी हमने डिस्कशन की है, ऑलमोस्ट इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट सब कुछ इन्हीं पे ही डिपेंड करता है। बार बार हम लिख रहे हैं घुमा फिरा के, ताकि इसलिए कि आपको डिफरेंट जो तरीके से सोचने का पता लग जाए भी हाउ टू थिंक अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो अब बात ये है भाई प्रॉपर्टी में कि कोई भी एक्स हो प्लस इंटीजर। अब ये जो इंटीजर है ये मैं m कह देता हूं, ठीक है? ये कोई भी इंटीजर है, m इंटीजर है, जैसे x प्लस 2, क्लियर? इस तरीके से। तो जब भी ऐसा कुछ बनता है तो इसको मैं लिख सकता हूं x का इंटीग्रल पार्ट प्लस m। मतलब ये कन्फर्म है यहाँ पे कि जो x है, सॉरी m जो है वो इंटीजर है। x क्या है, सॉरी m क्या है? इंटीजर है। यहाँ पे ये गलती से लिख दिया हमने, जो m है दैट बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई m इंटीजर है, ओनली देन दिस हैपेंस। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो फिर हम इसको जनरलाइज भी करेंगे। जब m इंटीजर नहीं होगा तो क्या बनेगा? तो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, तो भाई इसमें कहने का मतलब ये कि x प्लस 2 अगर होगा तो हम कहेंगे x का इंटीजर प्लस में 2 होगा, क्योंकि अब हमें x तो पता नहीं ना क्या है। x भाई कोई 1.1 1.2 ऐसा कुछ भी हो सकता है, 0.1 0.2 भी हो सकता है, कोई पूरा कंप्लीट इंटीजर भी हो सकता है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। मैं कहता हूं यहाँ पे कि लेट x इज इक्वल टू 1.7 एंड m इज इक्वल टू 3। तो मैं पहले तो बात करता हूं x प्लस m की। तो x प्लस m का इंटेग्रल की, इंटेग्रल पार्ट की, तो ये आ गया हमारे पास, और ये बना आपके पास
4.7 यानी कि 4। अब हम बात कर रहे हैं x प्लस में m की वैल्यू की, तो ये कंडीशन नंबर 1 बनी हमारे पास। अब 2 की बात कर लेते हैं, तो 1.7 का जिंट प्लस 3, तो भाई ये बना 1 + 3 यानी कि 4, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 द कंडीशन नंबर यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 इज फुल्ली वेरीफाइड, फुलफिल्ड, प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर, इंटीजर है तो बाहर आ जाएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमेशा किसके ऊपर देखना होता है, द फ्रैक्शनल पार्ट, यानी जैसे 1.7 है ना, तो 0.7 बेसिकली देखना होता है कि उससे x के जिंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। तो अब हम ये जो m है, अगर इंटीजर ना हो तो हम इस प्रॉपर्टी को फिर आगे वेरीफाई करना चाहेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होगी, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो क्या बनेगी आपके पास। अब हम बात कर रहे हैं जिंट की, x प्लस वाई की। सपोज आप दोनों इंटीजर हैं, नहीं है, हमें कोई नहीं पता कि वो इंटीजर है या नहीं है, तो हम दो बातें कह सकते हैं। अगर x2 और y3 हुआ तो दोनों इंटीजर है ना भाई, तो फिर दोनों का सम वो भी इंटीजर अलग से भी। क्लियर। तो इसके लिए हम सोच सकते हैं और डेफिनेशन बनाते हैं बहुत ही अच्छी, और डेफिनेशन जो है इसके 3 स्टेप बना देते हैं, और आप इसको इस तरीके से आप याद रखना कि भाई x प्लस वाई जो है वो x प्लस वाई होगा, बट ये तब होगा जब x और y दोनों ही इंटीजर हो। ठीक है, तो ये जिंट x प्लस में जिंट y भी होगा, बट ये तब होगा जब जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना x का और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y जो है वो लेस देन 1 हो, बट 0 भी हो सकता है। मतलब फिर तो अगर हम 0 लेके चलेंगे तो न्यूमरेटर सॉरी पहली कंडीशन बन जाएगी। अदरवाइज ये बनेगा भाई जिंट x प्लस में जिंट y प्लस में 1 इफ द सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट is greater than equal to 1 but less than 2। अब यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी, f। f को मैं बोलता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि where f is fractional part, where f is fractional part। ओके, अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जैसे एफ एक्स है तो एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, वाई है तो एफ मतलब वाई का फ्रैक्शनल पार्ट। अब सीखने की फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, और हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। एक एग्जांपल आपने लिया, मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, जैसे मैंने पहली बार ये एग्जांपल ले लिया था। तो भाई x प्लस में y ये बना 2 + 3 यानी कि इज इक्वल टू 5। 5 का जिंट तो 5 होगा, और दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 + 3 है ना, तो ये 2 + 3 के भी इक्वल आ गया, मतलब सिंपली x प्लस वाई। तो इससे क्या हुआ है, जो पहली प्रॉपर्टी ना आपकी वो वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट जो है इट शुड बी लेस देन 1। अब हम इसके ऊपर वर्कआउट करें कि क्या कहना चाह रहा है। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हमने x जो है वो क्या ले लिया, जो x है वो ले लिया भाई 2.1 और y ले लिया हमने कोई भी ले लो आप, मान लो 5.7। ठीक है, तो अब इसमें जो fx है वो 0.1 है। अब 0.1 को क्या मतलब है यहाँ पे, ये फ्रैक्शनल पार्ट, और ये 0.7 क्या है, जो 0.7 है वो fy है 0.7। ठीक है, तो fx और fy आ गया। तो अब यूं देखो कि जो fx प्लस में fy है वो 0.1 और 0.7 यानी कि 0.8, इट इज लेस देन 1। अब देखो लेस देन 1 है, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये सेकंड कंडीशन बन गई डेफिनेशन की। देखिए ये कंडीशन बन गई ना आपके पास, तो अब ये वेरीफाई करते हैं कि क्या ऐसा होता है। ओके, तो हम यहाँ दो वैल्यूज निकालेंगे। अब पहली वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू जो है आपकी वो बनेगी आपके पास, इसको साफ कर दें, ये बनेगा x प्लस वाई का जिंट यानी कि 2.1 प्लस 5.7 यानी कि ये बन गया 7.8 यानी कि 7।
अब दूसरा आप जिंट x प्लस में जिंट y को देखो करके, तो जिंट x यानी कि 2.1 और जिंट y यानी कि 5.7 यानी कि 2 प्लस 5 यानी कि 7। देखो बोथ आर सेम, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ओके, और दूसरा जो पार्ट है, तीसरा जो पार्ट है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो उसके लिए आप बात करो एग्जाम्पल की, ठीक है। जो एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, तो जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं कि x इजिकल टू आपका 2.7 आ गया, और जो y है वो हमने ले लिया भाई 5.6 ले लिया। अब इसमें भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एग्जाम्पल लेने में। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम fx डिफाइन करते हैं। तो fx क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब जो डेसिमल में है, और ये है आपके पास 0.7, और जो fy है वो क्या होगा, वो है 0.6। आप चेक करो fx प्लस में fy क्या बना भाई, 0.7 प्लस में 0.6 यानी कि 1.3, विच इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब कौन सी कंडीशन बनी है, लेट्स चेक द डेफिनेशन वंस अगेन। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी वो कौन सी बनी है बच्चों, जो हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या बना इसमें, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 बन गई ना, एफ एक्स प्लस एफ वाई जो है 1 से ज्यादा है, तो जिंट एक्स प्लस जिंट वाई प्लस 1 होना चाहिए। तो हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। अब हम तो सबसे पहले अब आप लिखिए x प्लस वाई की बात, और सेकंड में आप जिंट x प्लस में जिंट y प्लस में 1। तो जिंट x प्लस जिंट y यानी कि 2.7 प्लस में 5.6 यानी कि कितना बना ये 7 8.3, तो ये बन गया 8, और यहाँ पे 1 था तो ये बन जाएगा 2.7 का जिंट प्लस 5.6 का जिंट प्लस में 1, यानी कि 2 प्लस 5 प्लस में 1 इज इक्वल टू 8। अगेन बोथ आर इक्वल, तो यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गई, फुलफिल्ड हो गई। तो जिंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन। यस, अब जिंट की एक इनइक्वालिटी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, जो भी थी 6/5। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें, इसका क्या नाम था हमारे प्रॉपर्टी का, 6 थी। अब हम 7th की बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसको 7th नंबर दे देते हैं, और ये देखिए मैं कहता हूँ कि जो जिंट एक्स है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। यानी कि मैं कहता हूं कि कोई भी जैसे मैं कहता हूँ जिंट है भी, वो तो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। व्हेन इट विल हैपन, अगर मैं इसको n बोल दूं तो ये कंडीशन कब होगी, देखो जो जिंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n है। अब ग्रेटर देन 2 का मतलब ये होगा कि वो नंबर 2 या 2 के डेसिमल में या उससे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो भाई जिंट x ग्रेटर देन इक्वल टू सम नेचुरल नंबर या इंटीजर, तो कब होगा, दिस विल हैपन व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, वेयर n मस्ट बी इंटीजर। अगर n इंटीजर हो और x n से बड़ा होगा तभी ये बात पॉसिबल होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। बात क्लियर हो गई। इसी का सेकंड जो है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखता, मैं सिर्फ ग्रेटर देन n लिखता हूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा कि जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n प्लस में 1 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू n प्लस 1 होगा, क्योंकि n प्लस 1 का जिंट ही n प्लस 1 होगा। n जिंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वैल्यू n से बड़ी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है जो माइंड में रखनी है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज की वजह से कई बार हम क्वेश्चन के बारे में सोच ही नहीं पाते, ठीक है। तो इसी की एक उल्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8 लिख देते हैं। वैसे कोई इसी का भी हम पार्ट बना सकते थे उसको, कि जो जिंट x है अगर लेस देन इक्वल टू हो तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, तो n या n से छोटा। अब देखो ना कोई भी नंबर n कब होगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ किसी भी नंबर का जो जिंट है वो 2 कब होगा, जब वो वैल्यू 2 से छोटी कब होगी भाई बताओ, जब वो
3 को छोड़ दें हम, 3 से पहले के सारे जो नंबर हैं उन सब का जिंट 2 या 2 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है इसलिए 2 तो चाहिए, मतलब दिस विल इम्प्लाइज, इस एरो का मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है, आप सबको पता है। ओके, तो ये तब होगा जब आपका x क्या हो, लेस देन n+1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसका एक एग्जांपल वैसे समझाऊं आपको लेके, कि जो x है बेटा वो लेस देन इक्वल टू 10 तो तब होगा भाई जब x लेस देन 10 प्लस में 1 हो, यानी कि x इज लेस देन 11 हो, तभी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। इसका मतलब नहीं कि 11 लेने से ही होगी, 11 से कम वैल्यू होनी चाहिए, 11 से कम होनी चाहिए वैल्यू। मेरे ख्याल से समझ आ गया आप सबको, ठीक है। तो एक नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, ये हमने इक्वालिटी वाली बात की थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इक्वालिटी की बात की थी, तो जैसे ऊपर हमने प्योर इनइक्वालिटी की बात की थी, अब हम प्योर इनइक्वालिटी की भी बात करेंगे इसमें लेस देन के साथ। तो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ कि जो जिंट x है, जो जिंट x है आपका, वो अगर सिर्फ लेस देन n हो तो क्या होगा, तो आपके पास जो x है वो इट मस्ट बी लेस देन n होना चाहिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, अगर हम उसका प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू प्रूफ, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ओके, आपके सीबीएसई में तो पक्का ही है कि +1 या +2 में आपके क्लास में नहीं आएगा, ये तो गारंटीड है। ओके, एक मिनट होल्ड रखना बच्चों। एक बार फिर, ठीक है, आगे चलते हैं। मैं अभी रिजल्ट के बारे में बात कर रहा था, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं ये, तो ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एज सच, एन की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एन जो है, रिजल्ट देखो, ये जिंट एक्सिस से स्टार्ट करना है, और x प्लस 1/n, फिर x प्लस 2/n एंड सो ऑन, और ये चलता जाएगा, ये आएगा x प्लस n-1 में n। तो ये जो वैल्यू है वो जिंट ऑफ n इंटू एक्स के इक्वल हो गई, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये भी ध्यान देना है कि n जो है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। जो इसके बाद जो प्रॉपर्टी आपका एक और रिजल्ट बनता है, जिंट n+1/2, फिर प्लस n+2/4, ये ध्यान देते जाना, n+4 में 8, फिर यहाँ पे आपके पास n+8/16 एंड सो ऑन। इसमें कोई लिमिट नहीं है कहां तक जा रहा है, ठीक है। तो ये तो n के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा n होगा उतने स्टेप्स बनते जाएंगे, तो ये टोटल वैल्यू एंड में जाके n पे टर्मिनेट होगी, वेयर n इज अगेन अ नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास जिंट की प्रॉपर्टीज थी, और इसको हम फ्लोरिंग फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्लोरिंग फंक्शन। फ्लोरिंग का मतलब ये है कि हम उसे छोटा नंबर लेके चलते हैं, उसका बेस। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? जिंट इज आल्सो नोन एज
फ्लोरिंग फंक्शन। ओके, फ्लोरिंग फंक्शन। और इसकी जो नोटेशन है एक तो ये बनेगी बच्चों, और आप यूं भी लिख सकते हो इसको ना, ऐसे करके। ये भी एक नोटेशन है, ऊपर से ओपन कर दिया ना, नीचे से बेस बना दिया उसका, इसलिए इसको हम फ्लोरिंग फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा आपको लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी समझा देता हूँ, बहुत कम काम का है, इतना ज्यादा काम नहीं आता। ठीक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो ये बनता है आपके पास लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसकी बेसिक जो नोटेशन है वो ऐसी होती है, ऊपर से बंद होता है, नीचे से ओपन होता है, और कुछ बुक्स में इसको राउंड ब्रैकेट में भी लिखते हैं ऐसे। क्लियर है? तो जिंट में और लिंट में, इन दोनों में फर्क क्या है? अब अगर मैं आपको समझाऊं ग्राफिकली, जैसे मैं कहता हूँ 2.3 है ना, 2.3 का एक तो मैंने कह दिया जिंट, क्या बोल दिया? जिंट। और एक मैंने बोल दिया इसका लिस्ट इंटीजर फंक्शन। दोनों की बात क्या होगी? मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब अगर हम बात कर रहे थे जिंट की, तो 2.3 तो यहाँ पे है ना भाई, 2.3 यहाँ पे है। तो जिंट के लिए हम ऐसे वर्कआउट करते हैं, और लिस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम ऐसे वर्कआउट करते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं। तो ये वैल्यू 3 के इक्वल है और ये वैल्यू 2 के इक्वल है। तो ये जिंट है और यहाँ पे लिस्ट इंटीजर फंक्शन है। दोनों में सिर्फ इसका यही फंक्शन, सॉरी, दोनों में सिर्फ यही फर्क और कोई फर्क नहीं है। और लिस्ट इंटीजर फंक्शन को आप सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। ओके, सीलिंग फंक्शन, जैसे जिंट को फ्लोरिंग बोलते हैं ना, इसको हम सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो इतना सा इसके बारे में ध्यान देना है। बात समझाई? अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, तो टॉपिक का नाम है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, इसको हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है क्या है बेसिकली? ये होता है x माइनस इंटेग्रल पार्ट। अब x माइनस इंटेग्रल पार्ट का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे 2.3 है ना, तो 2.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट हो, जैसे 2 प्लस 0.3, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको, जैसे अब हमने ऊपर जो एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, उसको मैंने f से रिप्रेजेंट किया था, f फॉर फ्रैक्शन। ओके, और सबस्क्रिप्ट में इसके x लिखा था, मतलब x का फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, तो ये हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने उसको f लिख दिया था, क्योंकि तब तक हमने डिफाइन नहीं किया था। तो करली ब्रैकेट of x is known as fractional part of function which is equal to x minus जिंट x। तो ये जो इसको मैं f ही लिख देता हूँ। तो जो f है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता, कभी भी 1 नहीं होगा भाई। डेसिमल पार्ट कभी भी इसका 1 नहीं बनेगा, बट 0 बन सकता है और 0 के बाद कुछ बन सकता है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 और f के बीच में होता है। क्लियर है? 0 और 1 के बीच में। तो और अगर मैं बात करूं, ये अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1। तो हर एक इंटीजर के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। क्लियर? इसका मतलब ये, अगर हम एक बात नोट करेंगे यहाँ पे कि भाई x करली ब्रैकेट इज इक्वल टू x प्लस में 1 इज इक्वल टू x प्लस में 2 इज इक्वल टू x प्लस में 3। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? मैं तो नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ। नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता, बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ओनली फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, डेसिमल से स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। तो मान लो x की वैल्यू 2.3 है,
ओके, तो अब ये देखो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा भाई, 0.3। तो 2.3 प्लस 1 क्या बना, 3.3। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.3। बात समझाई। अगर मैं बात करता हूं 2.3 प्लस में 2, ये क्या बना, ये बन गया 4.3। इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.3। मेरी बात समझाई। तो इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ यूनिट स्टेप, मतलब एक इंटीजर के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। क्लियर। तो जो भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो इस तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज कि आप नोट कर लो स्पेशली कि जो आपके पास ये जो फंक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये बात नोट करो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है आपके पास, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, ये मैं दोबारा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा पीरियोडिक फंक्शन अच्छी तरीके से, बट अभी आप याद रख लो, इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। ओके, इसका जो पीरियोडिक फंक्शन है ना, इसका पीरियड 1 है। मेरी बात समझाई। तो ये अपने आप को हर एक 1 इंटरवल के बाद रिपीट करता है, एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है, और वो फिक्स इंटरवल की जो लेंथ है वो 1 है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, 2-4 प्रॉपर्टी है, जैसे जिंट के लिए थी, ऐसे मैं इसकी लिखवा देता हूँ, वो आप थोड़ा सा याद कर लेना। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जिंट की, तो वो क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मैं इसको यूं करके लिख देता हूँ नोटेशन में ही। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने ऑलरेडी आपकी लिख दी, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज बिटवीन 1 एंड 0 एंड 1। क्लियर। दूसरी खास बात, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, वो ये रहेगी, अगर हमारे पास माइनस एक्स है तो वो 1 माइनस ऐसे रहेगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर। आप इसको वेरीफाई करना घर पे एक बार, मैं लिख देता हूँ स्पेशली आपके लिए। ओके, आप इसको वेरीफाई करें और मुझे बताना कि क्या ये सही है गलत है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये है खास बात कि भाई माइनस एक्स हो या प्लस एक्स हो, इसकी जो वैल्यू 0 होगी फ्रैक्शनल पार्ट की, वो कब होगी, जब x क्या हो, इंटीजर। अगर x इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 होगी। देखो कैसे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2 की, तो ये क्या होता है भाई, ये होता है x माइनस जिंट ऑफ x। तो ये तो हो गया x माइनस, और जिंट ऑफ x तो 2 था ना यहाँ पे, 2 माइनस 2 यानी कि 0। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, व्हेन x इज एन इंटीजर। अब प्रॉपर्टी नंबर हम बात करते हैं 3 के बाद 4 की, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अब जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो क्या कहती है, वो फिर वही, अगर हम जिंट वाली प्रॉपर्टी में, मेरे ख्याल से मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, मुझे याद आ गई, x प्लस एम वेयर एम इज इंटीजर इज इक्वल टू x का फ्रैक्शनल पार्ट। बट ये कब पॉसिबल है, जब m क्या होगा, इंटीजर होगा, i लिख लो या z लिख लो, एक ही बात है। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर, अब हम बात करते हैं 5 की। ओके जी, क्लियर है। एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है, आप इसको, मैं रेड कलर से इसको लिख देता हूं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो। ये कह रहे हैं कि जो जिंट एक्स है, जो जिंट एक्स है, इट विल बी लेस देन एफ। जो एफ है बेसिकली वो 0 और 1 के बीच में है। अगर ऐसा हुआ तो उसको सोल्व कैसे करेंगे हम, डेसिमल है ना भाई, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन क्या होगा, एफ, वेयर एफ इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1 ओनली। सिर्फ 0 और 1 के बीच का नंबर है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल ये। तो इसका मतलब जो होगा, जो x है वो क्या होगा,
वो किसी एक इंटीजर से ज्यादा और लेस देन n प्लस वो f होगा। तो इसमें दो बातें होगी, जो n है वो इंटीजर होगा और जो f है वो 0 और 1 के बीच में होगा। बात क्लियर होगी मेरी, समझ आई आपको? इसके लिए एक अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ आपके लिए, एक एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1/3 है, तो हम इसके लिए लिखेंगे क्या? हम इसके लिखेंगे कि n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1/3। अब बात ये है कि n क्या होगा, है ना? n इज इंटीजर, n इंटीजर है भाई यहाँ पे, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, n 1 2 3 पॉजिटिव माइनस कुछ भी हो सकता है। n के साथ कोई फिक्स वैल्यू नहीं है अभी हमारी n। ये n1 होगा तो भी ये बात हो सकती है, n2 होगा तो भी ये बात हो सकती है, n3 होगा तो भी ये बात हो सकती है। तो इसलिए हमें मेरी बात फॉलो कर गए हो कि भाई वी कांट फिक्स n, बट हमें ये पता है कि n जो है आपका वो इंटीजर है, बस सिर्फ इतना ही कह सकते हैं हम। क्लियर? और एक इसी के ऊपर प्रॉपर्टी हम इसी की बना लेते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 6 का नाम दे देते हैं कि अब फ्रैक्शनल पार्ट पहले क्या था, लेस देन f था ना, अब ग्रेटर देन f होगा, जहां पे जो f है वो 0 और 1 के बीच में है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो जो x है भाई वो क्या होगा, वो n प्लस 1 से छोटा होगा बट ग्रेटर देन होगा n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, वेयर n इज अगेन n इंटीजर। ओके, इसको z भी लिख सकते हो आप और i भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लीजिए आप। अगर हम इसके लिए वर्कआउट करें एक एग्जांपल, पहले 1/3 था, 1/4 लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, इज ग्रेटर देन 1/4। तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन n प्लस 1/4 बट इट इज लेस देन n प्लस 1 फॉर एवरी, मैं यूं लिख देता हूं उसको, इस सिंबल का मतलब था फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर, i या z वो आपकी मर्जी है। तो मैंने आपको आज जिंट फंक्शन की फुल प्रॉपर्टीज समझा दी हैं, ठीक है? तो आपको अच्छे तरीके से जो है वो याद इनको करना है, इन प्रॉपर्टीज को समझना है। क्लियर? इनके आपको ग्राफ भी याद करने चाहिए, इन फंक्शन के आपको ग्राफ भी बनाने चाहिए, ठीक है? जिंट का मैंने बना दिया है, और जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका ग्राफ भी आप याद कर सकते हो, ठीक? और ये जो फंक्शन है ना आपका, कौन से वाला, किसकी मैंने बात करी है, इसका भी ग्राफ आप बना सकते हो। अगर मैं इसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट तो आपको पता है ना भाई, वो किस किस के बीच में है, किसके बीच में है बताओ, 0 एंड 1 के बीच में। बिल्कुल सही बात है, अगर इंटीजर है तो 0, अगर इंटीजर नहीं है तो 0 नहीं होगा। तो क्या ये 1 हो सकता है? कभी भी 1 नहीं होगा। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बनाने के लिए आपको सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब आपको एक बात तो क्लियर है कि जो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है? तो हैंड ड्रॉ है, थोड़ा कई बार साफ नहीं बनता, आप थोड़ा ध्यान दे लेना बेटा। ये जो वैल्यू है ये 1 है, ठीक है? ये y की वैल्यू 1 है और ये 0 है, ओरिजिन है ना, ठीक? तो अब जो ग्राफ है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो हम ऐसे करते हैं, 3-4 वैल्यू हम लिख लेते हैं। ये आ गया आपके पास, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे बच्चे 1 2 3, तो ऐसे ही आप कर सकते हो, -1 -2, कुछ भी वैल्यू आप बना लीजिए, आपकी मर्जी है। ओके, तो अब आपको ये ध्यान देना है, एक लाइन और हम ड्रॉ कर लेते हैं, और जिसका जो कलर है ये है, क्योंकि हमने इससे ऊपर जाना नहीं ना, फिर दिक्कत आ जाएगी हमें। ठीक है, ये 1 है, तो अगर x आपका 0 और 1 के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में ही होगी वैल्यू, है ना? सही बात है। अगर x 1 होगा तो वैल्यू 0 होगी। देखो, अब हम इसको कलर लगाते हैं इस पे, जो हाईलाइट हो जाए, सपोज रेड, ये कर लेते हैं, और पिंक सा कलर है भाई। जब x 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा,
जब x 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 1 होगा। ये देखो ना आप, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 एटसेट्रा। मेरी बात समझाई? तो ये तो सारा 0 ही होगा। क्लियर? मेरी बात समझाई? क्या कभी 1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर x 0 और 1 के बीच में हुआ तो, कहने का मतलब, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, इफ x इज बिटवीन 0 एंड 1, ओके, 0 एंड 1, तो 0 तो 0 है ही है। मान लो 0.1 है, तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.1। तो यानी कि ये जो वैल्यू, ये जो आपके पास वैल्यू है, ये y की वैल्यू आ रही है भाई। ये जो वैल्यू आई, ये y की वैल्यू है ना, ये x की, तो ये y की है ना, आंसर जो आ रहा है। तो अगर x 0.1 है तो y भी तो 0.1 है। मेरी बात समझाई? तो इससे एक बात क्लियर हो गई है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती रहेगी 0 और 1 के बीच में, तो y की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में सेम आती जाएगी। बात समझाई? तो मैं इसको यहाँ पे, ये 1 है तो हम इसकी बात करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये ऐसे जाएगी, ठीक। पर यहाँ पे ब्लैंक सर्कल, क्योंकि 1 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सही बात है। फिर 1 और 2 के बीच में, जैसे 1.1 होगा तो भी तो इसकी वैल्यू 0.1 होगी। तो वो फिर आपके, अगर यहाँ पे 2 है मान लो और यहाँ पे 3 है इसके पैरेलल, तो ये लाइन ऐसे जाएगी और ये 2 ब्लैंक, ऐसे ही 3 जाएगी और ये ब्लैंक। ओके, ठीक है बेटा। तो सिमिलरली अगर x -1 और 0 के बीच में होगा तो ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये ऐसे बनेगी। 0 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और ये यहाँ तक चला गया, क्योंकि 1 तो कभी भी नहीं आएगा है ना, इसलिए वो ओपन ही रहेगा। क्लियर है? मेरी बात समझाइए आपको? तो ये -1 और ये यहाँ पे ब्लैंक, इस तरीके से है ना, एटसेट्रा। क्लियर? तो ये इसका ग्राफ बन जाता है, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 और 1 के बीच में है। क्लियर?